सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ केसर। आज मैं लेके आऊँ अपने एक वीडियो जिसमें मैं आपको जनरल नॉलेज कराने वाला हूँ। यह हमारी वीडियो का 4th पार्ट है। सो चलो स्टार्ट करते। सो गाइज देखो, हम पहले अपना थोड़ा सा रिव्यू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में। सो देखो हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले अपनी वीडियो में देखा भारत का इतिहास। उसके बाद भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमने कुछ ग्रंथ के बारे में पढ़ा। उस ग्रंथ के अंदर ही हमें कुछ 4 वेद पता लगे, तो हमने उन वेदों के बारे में अच्छे से, उनकी रचना की, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा कि क्या कौन से वेद में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने अपने चारों वेद कवर कर लिए हैं। अब हम आएंगे उनके आगे क्या होता है। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि वेदों को अगर हमें अच्छे से समझना है ना, तो हमें उसके वेदांगों के कुछ 6 वेदांग होते हैं, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसे लिख देता हूँ मैं आपके आगे। अब देखो भाई क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें वेदों को अच्छे से समझना है, अगर हम वेदों की अच्छे से रचना करना चाहते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेदों को समझने के लिए हमें वेदांगों की भी मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा उन्हें। तो वेदांग होते हैं हमारे 6 वेदांग होते हैं। एक का नाम होता है शिक्षा, ठीक है, दूसरा ज्योतिष, तीसरा हमारा होता है कल्प, चौथा हमारा होता है व्याकरण, और 5वां हमारा होता है निरुक्त, और छठा हमारा होता है छंद। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगर हमें अपना भारत का पहले इतिहास पढ़ना है, ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी है, इन सब का अगर हमें ये सब पढ़ना है, तो हमें सबसे अच्छा इसका विवरण कहाँ मिलेगा। आप भी सोच सकते हैं कि भाई अगर आपको बुक पढ़नी है कोई, फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा लेते हैं, अगर आपको क्या है, अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, किसी के भी घर में जाके बुक मांगोगे? ऐसा तो नहीं है। आप क्या करोगे, आपको अगर है कि यार मुझे कई सारी बुक पढ़नी है, तो आप क्या करोगे, आप लाइब्रेरी में जाओगे। तो क्योंकि लाइब्रेरी में क्या है, काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। अगर हमें ऐसे ही कि भारत का पिछला इतिहास पढ़ना है, ऐतिहासिक कथाएं पढ़नी है, उनका क्रमबद्ध विवरण लेना है, तो हमें वो कहाँ मिलेगा? ऐसे पुराण हुआ करते थे, उनमें हमें ये सारा पता लगता था, ठीक है, पुराणों में। और जो पुराण थे उनकी रचना कौन करता था? लोमहर्ष, ठीक है। उनके पुत्र होते, उनके 2 पुत्र, सॉरी, जो आपके लोमहर्ष हैं, इनके पुत्र थे जिनको उग्रश्रवा माने जाते थे, ठीक है। जो उनके पुत्र थे उनको क्या नाम से माना जाता था? उग्रश्रवा। तो मैं आपको ये साथ के साथ लिख भी देता हूँ। सो देखो गाइज, अब मैं बताता हूँ आपको कि भाई क्या था। मैं फिर से एक बार आपको रिव्यू करा देता हूँ कि भाई अगर हमें वेदों को अच्छे से समझना है, उनको भली भांति समझना है, तो हमें 6 वेदांगों को अच्छे से पढ़ना होगा। जो हमारे वेदांग है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर हम ऐतिहासिक कथाएं अगर अच्छे से पढ़नी है, जो हमारी ऐतिहासिक कथाएं थी और भारतीय इतिहास था, बहुत सारी चीज़ें थी, अगर हम उन्हें पढ़ना है, तो हमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है उस टाइम पे? हमें पुराण मिलते हैं। पुराण से हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद आता पुराण के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष थे। लोमहर्ष के जो पुत्र थे उनका नाम उग्रश्रवा था। वैसे इनके पुत्र की संख्या 18 थी, लेकिन जो 5 ही थे जो सबसे ज़्यादा मेन माने जाते थे। मैं उनका भी नाम यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, आप देख रहे हैं आपके सामने है कि भाई कौन से 5 पुत्र थे। तो मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत, यही जो थे जिनको मतलब राजाओं के वंशालीगत माना गया था। मतलब क्या था कि इनके 18 पुत्र की संख्या थी, बट ये 5 थे जिनको आगे राजा बनाया गया था, फिर इनके आगे बच्चे राजा बने, मतलब वंशालीगत इनके राजा हुए थे। बाकी 18 में से ये 5 ही थे जिनको सबसे ज़्यादा मेन माना गया था। इनके आगे जो बच्चे के बच्चे थे वो भी राजा बने थे, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
सो गाइस देखो अब क्या है इसमें, जो हमारा सबसे प्राचीन एक पुराण जिसको कहलाया जाता है वो मत्स्य पुराण कहलाया जाता है। ये जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्रामाणिक और बहुत ही ज़्यादा हमारा कहते हैं ना एक बहुत अच्छा हमें प्राचीन अगर हम माने पुराण कौन है तो हमारा जो मत्स्य पुराण है ये सबसे प्राचीन और एवं प्रामाणिक है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मत्स्य पुराण। ठीक है गाइज, आप समझ गए होंगे जो हमारा सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है और ये एक हमारा प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कहलाया गया है। फिर हम आगे चलते हैं। देखो भाई, जो अधिकतर जो हमारे ये होते थे पुराण वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे, वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, अब ठीक है, आप समझ गए होंगे जो हमारे पुराण हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। और इसके आगे हम जब चलते हैं तो देखो भाई इसमें क्या होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जो हमारे पुराण उस टाइम पे होते थे, ये जो हमारे क्या बोलते हैं महिलाएं जो होती थी, मतलब जो हमारी स्त्रियां होती थी और जो शूद्र होते थे, ये इनको पढ़ नहीं सकते थे उस टाइम पे। ठीक है, ये सिर्फ इनको सुन सकते थे। ठीक है, इनको पढ़ने की तब उस टाइम पे अनुमति नहीं थी, ये सिर्फ सुन सकते थे। और जो पुजारी होते थे ये इसको पढ़ सकते थे। ठीक है, जो इसमें पुजारी होते थे वो इसको पढ़ सकते थे, अपने मंदिरों में पढ़ा करते थे। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इसमें बहुत सारे आपको बताया है कि जो हमारे मतलब मान लो ये टॉपिक पुराणों के बारे में ही है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेदांगों का, उसके बाद हम आए इस पे। तो जो पुराण हैं ये सबसे मेन बात है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो पुराण थे क्या वो शूद्र और स्त्रियाँ इसको पढ़ सकते थे, तो आप कहोगे नहीं, ये पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ इनमें सुन सकते थे। जो पुजारी होते थे वो अपने मंदिर में पढ़ा करते थे इसको। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। सो देखो भाई उस टाइम पे क्या होता था, जो स्त्रियाँ होती थी ना उनकी ना बहुत ज़्यादा गिरी हुई स्थिति थी। ये हमें कहाँ से पता लगता है, आप सोचोगे कि भाई मुझे कहाँ से पता लगा। सो देखो ये एक मैत्रायन संहिता, एक किताब कह सकते हैं, या फिर एक उस टाइम पे कुछ होगा, जो भी होगा पता नहीं, लेकिन जो मैत्रायनी संहिता थी वहाँ से पता लगता है कि उस टाइम पे जो स्त्रियों की जो स्थिति होती थी ना वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती थी। उस टाइम पे उनको कुछ नहीं समझा जाता था और उस टाइम पे जो स्त्रियाँ होती थी उनको पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना जाता था। सबसे पहला हो गया भाई, एक तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला हो गया जुआ, दूसरा हो गया शराब, और जो उनका पुरुष का जो तीसरा दोष माना जाता था वो उस टाइम पे स्त्रियों को माना जाता था। ये हमें सब कहाँ से पता लग रहा है, मैत्रायनी संहिता से पता लग रहा है। ठीक है, उस टाइम पे उनकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी। जैसे पुरुष होते हैं, जैसे वो शराब पीते हैं, ये भी उनका एक दोष है। वो मतलब जुआ वुआ खेलते हैं, ये भी उनका दोष है। और जो स्त्रियाँ होती थी उनको उस टाइम पे उनका तीसरा दोष बताया गया। दो तो मैंने आपको बता दिए, और जो तीसरा दोष है वो स्त्रियों को कहलाया जाता था। ठीक है, अब आगे क्या था भाई, अपने अपने जो उनके रीति रिवाज होते थे उनमें अपने आप मतलब कहीं कहीं जगह जो स्त्री थी उनकी बहुत ज़्यादा गिरी हुई स्थिति थी, बहुत उनको कुछ नहीं माना जाता था, उनको मतलब पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा अलग अलग था। लेकिन कहीं कहीं जगह स्त्रियों की मतलब जो महिलाएं होती थी उनकी स्थिति भी अच्छी थी। जैसे जो शतपथ ब्राह्मण हैं उनमें जो स्त्री है ना वो उनको पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, शतपथ ब्राह्मण में जो स्त्रियों को क्या कहा जाता था, पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता था। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो मनुस्मृति हमारा जो एक आप जानते हैं स्मृति ग्रंथ, जो हमारी स्मृति मतलब एक यादों का जो ग्रंथ माना जाता है वो मनुस्मृति को माना जाता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि और जो हमारा मनुस्मृति है ये शुंग काल का एक माना ग्रंथ माना जाता है। आप समझ गए होंगे जो हमारी मनुस्मृति है ये स्मृति ग्रंथ है, और मतलब स्मृति का ग्रंथ है, और जो ये हमारा जो मनुस्मृति है ये शुंग काल का एक माना ग्रंथ माना जाता था। सो गाइस इस वीडियो में सिर्फ अभी इतना ही, आगे जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, क्योंकि जिससे जितनी भी हमारी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सारी आती रहेंगी। सो गाइस अभी हम जनरल नॉलेज पे वीडियो बना रहे हैं, साथ के साथ अभी आने वाली वीडियो में आपको करंट अफेयर्स बाकी सारी चीज़ें कवर होती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।